हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। कुछ रोज़ पहले मैंने अपने जो उर्दू कॉलम है उसमें एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से कास्ट यानी जाति का संबंध वेल्थ से है, यानी जाति का संबंध किस तरह से दौलत, पैसे और संसाधन से है। आप गरीब होंगे या आप अमीर बनेंगे, आपके पास ज़मीन होगी या आपके पास ज़मीन नहीं होगी, आपके पास पैसे होंगे कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, इसका संबंध आपकी जाति से है। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे, आप क्यों हर मामले में जाति को लाना चाहते हैं? आप जैसे लोग जो हैं समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जाति कब की खत्म हो गई है, जाति कहीं है नहीं। आप लोग दिन रात जाति के बारे में बोल बोल के, लिख लिख के आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। इस तरह के जो आर्गुमेंट्स होते हैं, इस तरह के आर्गुमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं। जो लोग शोषण कर रहे हैं वो लोग अपने शोषण को रोकने के बजाय, लोगों को न्याय और समता देने के बजाय, जब शोषित वर्ग अपनी परेशानियों को लेके, अपने दुख दर्द को लेके, अपने एक्सप्लॉइटेशन को लेके जब आवाज बुलंद करता है, तो उसको चुप कराने के लिए यह बात कही जाती है कि आप लोग दिन रात जाति जाति की बात करते हैं, भारत को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, आप लोग कास्टिस्ट लोग हैं। ये देखिए क्या डबल स्टैंडर्ड है। कास्टिज्म करेगा कोई और कास्टिज्म से जो लोग परेशान हैं, अगर उन्होंने कहा कि कास्टिज्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो समता, बराबरी, भाईचारा की जो बात कही गई है आप उसे पूरा कीजिए, तो कहा जाता है, उल्टे शोषितों को कहा जाता है कि आप लोग जातिवादी हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, इस तरह के डिबेट आपको हर रोज चौक चौराहे, बस, ट्रेन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह सुनने को मिलते हैं। और इस तरह से जो अम्बेडकरवादी जो ताकतें हैं, जो बहुजन जो लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनको चुप कराने की कोशिश जो है, ये जो अपर कास्ट की जो लॉबी है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो, ऐसे करने की कोशिश करता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के मैंने वो मजमून जो था, जो आर्टिकल था, उर्दू के एक अखबार में मैंने पिछले हफ्ते लिखा था, और उसी आर्टिकल को बड़ा करके और सारी बातों को डाल के मैंने इसे एक फॉरवर्ड प्रेस जो है, आप कभी उसको विजिट कीजिए, फॉरवर्ड प्रेस के लिए भी मैंने उस आर्टिकल को लिखा है, जो हिंदी में है। मेरे पास एक मेरे बहुत ही करीब एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आज मैसेज किया और कहा कि ये कास्ट और वेल्थ, जाति और संसाधन के बीच में, मालो दौलत के बीच में जो संबंध आपने दिखलाए हैं उर्दू पेपर में, आप इसके ऊपर एक वक्तव्य, एक स्पीच, एक वीडियो बना के हमको भेजिए। अब दोस्तों, आप भी जानते हैं कि कई बार वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसको पॉडकास्ट के तौर पे ही मैंने सोचा कि ये बात चली जानी चाहिए, और जो भी लोग सिंसियर हैं, जो भी लोग समझदार हैं, वो, मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर इस बात को सुनेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। जो एक कारवां है समता के प्रति,
समता हासिल करने की, बराबरी हासिल करने की, उसमें सब लोग अपना योगदान देंगे। और इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है, कोई लीडर और कोई फॉलोअर नहीं, हम सब बराबर हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मैंने बहुत वक्त गुजारा है, तो अब मैं ये जो चीज़ें, जो इंटेलेक्चुअल धांधली जो होती है, इसको पकड़ने की सलाहियत, इसकी पकड़ने की जो योग्यता है, इसको एक्सपोज करने की योग्यता थोड़ी बहुत मैंने सीख ली है। इस तरह से मैं योगदान कर रहा हूँ। जो लोग ज़मीन पर लड़ाई कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, वो लोग भी उतनी ही आदरणीय हैं जितना कोई और है। इसलिए सबसे पहली बात है कि जो बहुजन आंदोलन जो होना चाहिए, उसमें कोई ऊपर और कोई नीचे और कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मैं हमेशा समझता हूँ। हर इंसान को अपनी सलाहियत, अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य के मुताबिक काम करना चाहिए। अब ये तो थोड़ी इधर उधर की बात हो गई। अब आते हैं बिल्कुल जो प्रश्न है, प्रश्न जो मेरे दोस्त ने पूछा है कि जाति और धन और दौलत के बीच में क्या उसमें संबंध है। सबसे पहली मैं बात आपको बता दूं कि हाल के दिनों में एक अंग्रेजी का अखबार है जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग उसको पढ़ते भी होंगे, जिसका नाम है द बिजनेस स्टैंडर्ड। अखबार का नाम है द बिजनेस स्टैंडर्ड। इस अखबार में किस तारीख का ये पेपर है, ये इसमें 14 जून 2024 को, 14 जून 2024 को, तकरीबन आज से 15 रोज पहले एक आर्टिकल छपा हुआ था, एक लेख छपा हुआ था। और इस रिपोर्ट को बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई कोई पत्रकार हैं, अनुष्का साहनी, उनका लेख था। और इसका टाइटल है कास्ट एंड विलियनियर्स, व्हाट डेटा शोज अबाउट द कंट्रीज एलीट क्लब। इसका मतलब ये हुआ कि अरबपतियों में और जाति में क्या संबंध है ना। इसी के ऊपर ये आर्टिकल छपा हुआ था 14 जून 2024 को द बिजनेस स्टैंडर्ड में। अगर आप उसको गूगल सर्च करेंगे तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो फॉरवर्ड प्रेस का जो मेरा आर्टिकल है उसको भी आप देख सकते हैं, वो हिंदी में है। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, इस आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं, किस रहस्य का क्या कहेंगे उसको सामने लाया गया है। ये रहस्य नहीं है, ये आप कहिए कि समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसको इस रिपोर्ट ने बयान किया है। और ये जो जातिवादी जो लोग हैं उनको ये करारा जवाब है। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी अगर जातिवादी लोग अपने अक्ल को, अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते हैं तो वो भारत का भला नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग, वो भारत जो है, कहते हैं कि वो भारत के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन जो लोग जातिगत आधारित, जाति पर आधारित, कास्ट पर आधारित गैर बराबरी को नहीं मानते हैं, उसको कहते हैं कि ये तो ये सारी चीजें अफवाह है, ऐसे लोग भारत के क्या कहें, उनके वेलविशर नहीं हैं। ऐसे लोग भारत को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, बल्कि मुट्ठी भर लोगों के ही स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट जो बिजनेस स्टैंडर्ड में जो 14 तारीख को जो आई, ये रिपोर्ट में जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है उसके जो डेटा हैं, उसके जो आंकड़े हैं, उस पर आधारित ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। और आप चाहेंगे तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अगर आप फुल डिटेल रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। है क्या कि कुछ स्कॉलर्स जो हैं उन लोगों ने मिलके एक स्टडी किया और उस स्टडी का नाम है टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशंस इन इंडिया, प्रपोजल्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट इनइक्वालिटी। फिर से मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्ट का नाम है टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, प्रपोजल्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट इनइक्वालिटी। ये स्टडी जो है मई 2024 में छपी हुई है
और इसके जो स्टडी करने वाले, जो शोध करने वाले जो विद्वान हैं, उनका नाम है नितिन कुमार भारती, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से हैं, लूकास चांसेल हार्वर्ड केनेडी स्कूल से हैं, और थॉमस पिकेटी एंड अनमोल सोमांची जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। तो इन लोगों ने ये स्टडी की है, टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, प्रपोजल्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट इनइक्वालिटी। और इस रिपोर्ट की बुनियाद पे जो बिजनेस स्टैंडर्ड है उसमें खबर छपी 14 जून 2024 को। क्या इस रिपोर्ट में कही गई है जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी, या जो आपको मई 2024 में जो टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में जो बातें आई हैं, उसमें यही बात आई है। अब सुन लीजिए क्या बातें आई हैं। बातें यही आई हैं कि भारत में 85% जो तबका है, जो लोग हैं, वो कौन है? बहुजन, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और रिलीजियस माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। 85% आबादी उनकी है। लेकिन भारत में अगर आप अरबपतियों की संख्या देखेंगे तो आप क्या सोचते होंगे कि भाई अगर 85% आबादी अगर बहुजनों की हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज की हैं, ओबीसीज की हैं, तो 85%, 85% अरबपति बहुजन समाज से होने चाहिए, है ना। चलिए 85 नहीं 80 हो जाए तब भी चलो कहेंगे कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो हक हमारा मिल रहा है। चलो 80 नहीं मिला, 70 भी मिल जाए, 60 भी मिल जाए, 50 भी मिल जाए, नहीं। उनको कितना हक मिल रहा है? उनको हक जो है, जो बहुजन समाज हैं, ओबीसी एससी जो हैं, उनके अगर टोटल ओबीसी और एससी में जितने अरबपति हैं, अगर उनके प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो 9% के करीब में ओबीसी में अरबपति हैं और 2.5% के करीब में एससी कम्युनिटी में अरबपति हैं। यानी 9 और 2 11, 11.5, यानी 12% से कम अरबपति जो हैं, भारत की कुल आबादी, जो कुल अरबपतियों की जो संख्या है, अगर उसमें देखेंगे, अगर 100 अरबपति भारत में अगर बने हुए हैं तो दलित और पिछड़े मिलके सिर्फ कितना हिस्सा ले पा रहे हैं? वो सिर्फ ले रहे हैं 12% से कम। यानी 85% बहुजन के हिस्से में अरबपतियों की भागीदारी कितनी आ रही है? सिर्फ 12%। और एक और बात है, आदिवासी समाज से अभी तक कोई अरबपति नहीं बन पाया है। जो ये बात हमें चीख कर यह बात बतलाती है कि अभी आदिवासियों की हालत जो है समाज में सबसे कमजोर है, सबसे खराब है। उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। जहां जहां आदिवासी समाज है, वो जहां रहता है, वहां प्रकृति ने, वहां नेचर ने उनको माल और दौलत से मालोमाल कर दिया है। उनके पास जंगल हैं, उनके पास जमीनें हैं, उनके पास खदान हैं, उनके पास क्या नहीं है, लेकिन उनको जंगल से विस्थापित किया जा रहा है। उनकी जमीनें लूटी जा रही हैं। उनके जो संसाधन हैं, जो माइनिंग है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को कौड़ी के भाव पे बेच दिया जा रहा है और उनको विस्थापित करके उनको क्या कहें, रोजी किसी तरह से घूम फिर के कहीं मजदूरी करके जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो उस समाज में एक भी अरबपति नहीं है। मतलब 8-9% आबादी, 10% आबादी वाली जो कम्युनिटी है, उसमें एक भी अरबपति नहीं है। तो 10% हिस्सा मार लिया गया। किनका मार लिया गया? आदिवासियों का। शेड्यूल कास्ट जो हैं, दलित समाज जो हैं, जो कम से कम आंकड़े जो बताते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि उनकी आबादी 20% से भी ज्यादा है,
लेकिन अगर हम आंकड़ों को ही मान लें तो जो 15-16% के करीब में जो आंकड़े हैं, तो कम से कम अरबपति अगर 100 हैं तो कम से कम अरबपतियों की का जो अनुपात है उसमें 16% तो कम से कम दलितों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको मिल रहा है 2.6%, 2.6%, यानी 3% से भी कम। यानी उनका कितना हक मारा गया? उनका हक मार लिया गया है आपको तकरीबन 14-13% हक मार लिया गया। अब ओबीसी समुदाय को लीजिए, ओबीसी समुदाय को 27% रिजर्वेशन हासिल है, लेकिन उनकी आबादी तो 50% से ज्यादा है, 60% भी हो सकती है। अभी कास्ट सेंसस हुआ नहीं है तो कोई इंसान उसको पूरे क्या कहें विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन 50-60% से तो ज्यादा ही है। तो जो 60% या 50% वाली जो पिछड़ी की जो आबादी है उनको कितना मिल रहा है? सिर्फ 9%, यानी उनका 50%, 45% हक मार लिया गया। मुसलमानों के बारे में हमारे पास आंकड़े नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि दलितों को, आदिवासियों को मुसलमानों का हक मारने के बाद कौन हक मार रहा है? अब बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझ गए हैं कौन हक मार रहा है। जो अपर कास्ट जो जातियां हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, वो आबादी के लिहाज से कितनी हैं? आबादी के लिहाज से 10%, 15%, मान लीजिए 18%, 16%, 17%। तो उनको उनमें तो अरबपतियों में उनका हिस्सा सिर्फ 15% होना चाहिए, नहीं 20% होना चाहिए, नहीं 30, नहीं, उनकी भागीदारी है 85% से भी ज्यादा। एग्जैक्ट डेटा है 88.4%, 88.4%। इसका क्या मतलब हुआ कि अरबपति की अगर आप जाति देखेंगे तो आप पाएंगे कि 100 में से तकरीबन 90 अरबपति जो है या 88 अरबपति जो है वो है ऊंची जाति से, सवर्ण जाति से। मुट्ठी भर लोग हैं, समझ लीजिए। इसको मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं कि अगर आप एक कलम लेते हैं और कलम के ऊपर जो कैप है, जो उसका ढक्कन है, वो पूरा हिस्सा ले रहा है, और जो पूरा पेन है, जो पूरा जो कलम है, उसको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। तो 90% अरबपतियों की जाति ऊंची जाति की है और आदिवासी में एक भी अरबपति नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि ओबीसी में सिर्फ 10% है भाई, तो उनका 50 या 45% हिस्सा आपने क्यों मार लिया? और शेड्यूल कास्ट में सिर्फ 2.6%, 2.6% है, तो भाई आपने उनका हिस्सा क्यों मार लिया 14% या 13%? तो इस तरह से आप देखेंगे कि संसाधनों पे, वसाइल पे, रिसोर्सेज पे, जमीन पे, दौलत पे, कारखानों पे, माल किनके पास है? ऊंची जातियों के पास है, सवर्ण लोगों के पास है, अपर कास्ट के पास है। और ये जो रिपोर्ट है ये आंख खोलती है सबकी। वो लोग जो ये बात नहीं मानते हैं कि जाति का किस तरह से संबंध होता है धन दौलत से, वर्ग से, ऐसे लोग जो बातों को नहीं मानते हैं उनको एक बार फिर अपनी जो हठ धर्मिता है, जो अपनी जिद है, जो अपनी जातिवाद है, उसको त्याग के एक बार फिर से देखना चाहिए। अब आप देखिए इस रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, बहुत ही एक निगेटिव ट्रेंड भी आ रही है, जिसको भी हमें देखने की जरूरत है। हमारे पास जो डेटा है अरबपतियों का और जातियों का, ये हमारे पास डेटा है 2013 से अभी तक 2022 तक। इसमें आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखेंगे कि 2014 में सिर्फ 78% यानी 78% अपर कास्ट के क्या थे? अरबपति थे। लेकिन अब 10 सालों के बाद, यानी अब या 8 सालों के बाद, अब ये 78% से बढ़ के 88% हो गए हैं। और 2013 में ओबीसी जो था उसमें अरबपतियों की अनुपात जो था, हिस्सेदारी थी, वो 17% से भी आगे थी, 17.8% थी, वो आज घट के 9% हो गया। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पिछले 10 सालों में एक तो पहले ही सवर्ण जाति के लोग 70-80% अपना हिस्सा अपना लिए हुए हैं, जबकि उनकी आबादी 10-15% से ज्यादा नहीं है। ऊपर से एक दूसरा नकारात्मक और निगेटिव ट्रेंड ये चल रहा है कि इसमें धीरे धीरे समय गुजरने के बाद ये जो गैर बराबरी का जो पहिया है
वो पहिया जो है ना और तेजी से दौड़ रहा है। गैर बराबरी कम नहीं हो रही बल्कि गैर बराबरी बढ़ रही है। और ऊंची जाति के जो लोग, सवर्ण जो लोग हैं, इनमें जो अरबपतियों की संख्या है वो समय गुजरने के साथ बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो ये बहुजनों के लिए बहुत चिंता की बात है। और एक देखिए, अगर आपको संसाधन पे आपका कब्जा नहीं है, संसाधन पे आपका हक नहीं है, तो आपके साथ जातिगत भेदभाव भी होंगे, आपके साथ तरह तरह के, आपके साथ आपकी इज्जत के को भी तार तार किया जाएगा, आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाएगा, आपको बराबरी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आपकी जाति में अगर आप नीचे पैदा हो गए हैं तो आपकी राह में तरह तरह के पत्थर डाले गए हैं ताकि आप पैसे न कमा सकें, आपके पास दो पैसे ना हो। आपके लिए जो समाज का सबसे ज्यादा मेहनत और जिसमें सबसे कम पैसा मिलता है, जिसमें सबसे कम इज्जत मिलती है, सबसे कम पैसा मिलती है और सबसे ज्यादा मेहनत करना होता है, वही काम आपको दे दिया जाता है। जैसे दलित समाज में 70% लोग जो हैं भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं। तो जमीन क्यों नहीं है दलितों के पास? इसलिए नहीं है कि सवर्णों के खेतों में काम कौन करेगा, और सवर्णों के खेतों में काम करवाने के लिए दलितों को जमीन दे देंगे तो काम नहीं करेंगे। इसलिए धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल करके इस तरह के रूल बनाए गए हैं कि दलित को जमीन नहीं मिलना चाहिए। और इस तरह से जातिवादी जो लोग हैं आज भी दलितों को जमीन देने की तो दूर की बात, उनको बराबर की मजदूरी भी नहीं देते। अब यहां पे एक बात और मैं अपने वामपंथी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि वामपंथी लोग जो होते हैं वो क्लास की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। हम भी मानते हैं कि वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, कोई वर्ग को ये नहीं कह रहा, डिनाई नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि वर्ग की बात करना झूठ है। अब मार्क्सवादी जो वर्ग चेतना है उसका क्या मतलब है कि समाज के अंदर में एक तबका है जो कमाता है, जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है और किसी तरह से अपना पेट भरता है, और दूसरा तबका है जो बहुत मुट्ठी भर है, वो सारे संसाधनों पे काबिज है, यानी हैव्स एंड हैव्स नॉट, पूंजीपति और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग। ये सारी बातें सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंबेडकर जी भी इस बात को इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अंबेडकर जी सिर्फ यही मार्क्सवादियों से कह रहे हैं कि ये सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये सिर्फ मजदूर और पूंजीपतियों की लड़ाई नहीं है, ये भी लड़ाई है कि मजदूरी करने वाले लोगों की जातियां भी हैं। जो मजदूरी करते हैं उनकी ज्यादातर आप देखेंगे उसमें जातियां जो हैं वो दलित की हैं, वो पिछड़े की हैं, वो आदिवासी की है, वो मुसलमानों की हैं, पसमानदा की है। और जो लोग संसाधन पर काबिज हैं वो ऊंची जाति के लोग हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको क्लास के साथ साथ कास्ट के भी एंगल को लाना पड़ेगा। और यही बातें रिपोर्ट कर रही है कि देखिए, अगर अरबपति होता तो सब जाति के लोग अरबपति होते हैं, लेकिन कास्ट की वजह से कुछ ही जाति के लोग अरबपति बनते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि जाति का बहुत ज्यादा जो संबंध है वो आपको किससे है, जाति का बहुत ज्यादा जो संबंध है वो आपको दौलत से है। आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी जाति किस जाति में पैदा हुए। अब देखिए, इस तरह की बातें कोई नई नहीं है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले 2012 के करीब में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो है, एक अंग्रेजी में बहुत ही प्रतिष्ठित सोशल साइंस का जर्नल है, फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, कभी आप लोग गूगल कीजिए, इंटरनेट पर पढ़िए। उसमें एक रिपोर्ट छपी हुई थी, एक स्टोरी छपी हुई थी जिसके लेखक थे डी अजीत, हैन डोनकर और रवि सक्सेना। फिर से मैं नाम बता दूं, डी अजीत, हैन डोनकर और रवि सक्सेना। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, कारपोरेट बोर्ड्स इन इंडिया ब्लॉक्ड बाय कास्ट, कारपोरेट बोर्ड्स इन इंडिया ब्लॉक्ड बाय कास्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 31, ये जो था ये वॉल्यूम, ये जो है अगस्त 11 2012 में ये आर्टिकल छपा हुआ है, आपको गूगल से मिल जाएगा। और इसने क्या किया है इस रिपोर्ट में, सबसे इस रिपोर्ट की खासियत क्या है कि इसमें जो कारपोरेट वर्ल्ड है, मतलब मान लीजिए कि जो पूंजीपति लोगों का की जो दुनिया है, जो कारपोरेट की जो दुनिया है, जो पूंजीपतियों का जो वर्ल्ड है, वहां पे जाति के आधार पर ये स्टडी करने की कोशिश की गई है कि जो इंडियन कारपोरेट बोर्ड्स हैं उसमें कास्ट वाइज क्या कंपोजिशन, माने जाति के लेंस से अगर आप इंडियन कारपोरेट बोर्ड्स को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे। तो इस रिपोर्ट में पाया गया है
कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी जो है, जो उद्योग हैं या जो वाणिज्य हैं, जो व्यापार हैं, जो तिजारत हैं, इन सारे चीजों को डोमिनेट भारत में दो ही जातियां करती हैं, ब्राह्मण्स और बनिया, ब्राह्मण्स और वैश्यास। देखिए, मजदूर बहुजन होगा, लेकिन उसके मालिकान, उसके फैसले लेने वाले, उसका प्रॉफिट अपनी जेब में रखने वाले, ये लोग जो हैं, ये हैं ब्राह्मण्स एंड बनियास। 93% जो कारपोरेट बोर्ड में जो मेंबर्स हैं वो ऊंची जाति से आ रहे हैं। कितना? 93%। उसमें वैश्य का, वैश्य जाति का 46% है और ब्राह्मण का 44% है, और ओबीसी का है 3.8% और SC ST का है 3.5%। तो आप देखेंगे ओबीसी, SC ST 7-8% के अंदर में उसको समेट दिया जा रहा है, बहुजनों को 7-8% से ज्यादा नहीं हिस्सेदारी मिल जा रही है, और वहीं पे कारपोरेट दुनिया में भी आप देखेंगे तो वहां पे भी 93% जो है ब्राह्मण्स और बनिया जो है वही रूल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए, ये बात सोचिए कि जिस कारपोरेट वर्ल्ड के बारे में बड़ी तारीफ की जाती है, अरे कारपोरेट वर्ल्ड में मेरिट होती है, कारपोरेट वर्ल्ड में उनको जगह मिलती है जो बहुत मेहनती होते हैं, कारपोरेट वर्ल्ड जो है सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। कारपोरेट वर्ल्ड में भी जातिगत भेदभाव होता है। अगर नहीं होता तो 93% बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो आला पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, वो ऊंची जाति के क्यों हैं, और दलित और आदिवासी और पिछड़े जो हैं 8% या 7% में ही आके क्यों सिमट जाते हैं। यानी जाति का डायरेक्ट रिलेशन जो है इस बात से है कि कौन पैसे वाला होगा और कौन पैसे वाला नहीं होगा। जाति के आधार पर हर जगह भेदभाव है। शादी ब्याह नहीं होते हैं, आपके साथ लोग खाते पीते नहीं है, घोड़ी चढ़ने पे आपकी पिटाई होती है, अच्छे कपड़े पहनने पे आपके साथ बुरा सलूक किया जाता है, और इसके साथ साथ मंदिरों में प्रवेश नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियां आपके साथ भेदभाव करती हैं, जनरल सीट से आपको जगह नहीं मिलती है, नौकरी और इंटरव्यू में आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं रिटन एग्जाम में, लेकिन इंटरव्यू में आपके साथ बुरा किया जाता है। आप कोई दुकान या मिठाई की दुकान खोलते हैं तो आपको आपके दुकान में जाति की वजह से लोग आते नहीं हैं। अब मान लीजिए किसी गांव में कोई किराने की शॉप है, मान लीजिए चावल, दाल, आटा, घी बिक रहा है, और एक दूसरी दुकान है जो बनिया ने खोली है या ऊंची जाति के लोगों ने खोली है। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो है सामान उसी ऊंची जाति के लोग से खरीदेंगे, और दलित लोगों की जो दुकानें होगी उसमें ज्यादातर लोग दलित लोगों के ही लोग खरीदते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं अरे वो जो हैं वो तो अछूत हैं। अछूत प्रथा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको खत्म कर दिया गया, ये अपराध है, लेकिन लोग चुपके से जाने अनजाने कई तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं, और आज भी अछूत प्रथा खत्म नहीं हुई, आज भी दलितों पर हमले खत्म नहीं हुए, और आज तक कास्ट एट्रोसिटीज खत्म नहीं हुई। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जाति को खत्म किए बगैर भारत में आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊंची जाति के जो लोग हैं अपने कास्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ते हैं, और लोअर कास्ट के लोग जो हैं, बहुजन जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आपको रूम नहीं मिलता है, आप जाएंगे और कहेंगे मैं दलित समाज से हूं, मुसलमान हूं, तो आपको रूम देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी जाति के लोग उसमें नहीं है, तो आपको उस बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यानी भारत में दलितों की स्थिति, पिछड़ों की स्थिति उनके जातिगत भेदभाव की वजह से भी खराब है। इसलिए भारत में जो लोग भी मेरिट की बात करते हैं ये सारे तथ्यों को भूल जाते हैं। जमीन पे किसका कब्जा है, इंडस्ट्री पे किसका कब्जा है, धार्मिक संस्थाओं पे किसका कब्जा है, यूनिवर्सिटियों में किसका कब्जा है, मीडिया में किसका कब्जा है, फिल्म इंडस्ट्री में किसका कब्जा है, सब जगह पे ऊंची जाति के लोग भरे हुए हैं, और दलितों को उनकी जाति को देख के उनको सताया जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार ये बात कही है, याद रखिए कि राजनीतिक लड़ाई और आर्थिक लड़ाई से भी पहले जरूरी है कि हम सामाजिक सुधार की तरफ जाएं। लेकिन आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सामाजिक सुधार का एजेंडा नहीं है। जाति को खत्म करने की बात कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करते। इसलिए बहुजनों के आंदोलन को राजनीतिक तौर पर मजबूत होना है, आर्थिक तौर पर मजबूत होना है, लेकिन हमें यह भी बात याद रखना है कि सामाजिक स्तर पर जब तक हम जाति प्रथा को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम एक साथ खाना पीना को हम बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक हम रैशनल थॉट को बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक हम क्या कहें
जब तक हम अंधविश्वास को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम जो हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब एक और बात आप याद रखिए, आजकल बहुत सारे जो सांप्रदायिक ताकतें होती हैं वो बहुजनों के यूनिटी को तोड़ने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही हैं और खासकर दलितों को और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करती हैं और उनसे बार बार कहती हैं कि अरे जाति प्रथा तो था ही नहीं, जाति प्रथा जो है वो तो मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुआ, वो अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू हुआ, भारतीय तो बहुत ही अच्छे थे, यहाँ कोई भेदभाव ही नहीं था। और मुझे याद है कि एक आरएसएस से जुड़े हुए एक लेखक हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये बातें कही हैं कि भारत में अछूत प्रथा जो है वो मुसलमानों के आने के बाद हुआ, क्योंकि जो दलित थे वो क्षत्रिय थे और उनको जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जब दलित समाज के लोग जो कि क्षत्रिय थे उस ज़माने में, उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उनसे कहा गया कि आप खाल जानवरों का उतारो, और इस तरह से उनके ऊपर अनटचेबिलिटी थोप दी गई और उनको जाति के लैडर पर नीचे गिरा दिया गया। और उसको गिराने वाला व्यक्ति जो है वो मुसलमान है और मुस्लिम आक्रांता है। मुझे लगता है ये सब अफवाह की बातें हैं, ये समाज के अंदर में भेदभाव पैदा करने की बातें हैं, ये दलितों और मुसलमानों के बीच में बैर पैदा करने की जरूरत है। आप बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग को पढ़ें तो बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग बार बार यही बात कहती है कि जाति प्रथा जो है ना, ये जाति प्रथा इसलिए नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो जाति प्रथा को मान रहा है और दूसरा व्यक्ति नहीं मान रहा है। ये जाति प्रथा कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बेवकूफ़ है या कोई व्यक्ति नासमझ है इसीलिए वो जाति प्रथा मान रहा है। जाति प्रथा जो है हजारों साल से ये एक संस्थागत प्रॉब्लम है, एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, ये एक सिस्टम के तौर पे काम करता है। और ये सारी जो बातें हैं ये धार्मिक तौर पर भी इसके औचित्य को सही ठहराया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के उन्मूलन में, एनहिलेशन ऑफ कास्ट में बार बार दिखाया है कि आप जो देखेंगे कि जाति की जो समस्या है इसको धार्मिक ग्रंथ इसको सही ठहराते हैं, जातिगत जो भेदभाव है उसको सही ठहराते हैं, जाति पर आधारित समस्याओं को वो दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जाति प्रथा है ये हमारा समाज, हिंदुस्तान के जो समाज के अपना प्रॉब्लम है, इसको कोई बाहर के लोगों ने आके यहाँ पे नहीं थोपा। अरे जो दूसरे लोग बाहर से आए यहाँ पे, तथाकथित जो बाहरी लोग थे, उन्होंने उनसे जितना हो पाया उन्होंने इक्वालिटी लाने की कोशिश की, मगर उनसे भी बहुत सारी चूक हुई। मुसलमानों के आने के बाद भी जहाँ बहुत सारी चीज़ें इक्वालिटी की यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई और बहुत सारी चीज़ें वो लोग आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। उसी तरह अंग्रेज़ों के आने के बाद अगर आप देखेंगे सावित्रीबाई फूले को या ज्योतिबा फूले को देखेंगे तो थोड़े बहुत पढ़ने लिखने के भी मौके मिले। लेकिन ये भी सही है कि उसी अंग्रेज़ी दौर में ऊंची जाति की लॉबी और भी मजबूत हुई। तो हमारा कहना है कि जो जाति की जो समस्या है ये हमारे भारतीय समाज की समस्या है, इसको कोई बाहरी व्यक्ति ने लाके यहाँ पे नहीं थोपा। इस सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और किस तरह से जाति का सीधा सीधा संबंध मेरिट से है, जाति का सीधा सीधा संबंध जो है दौलत से है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत में आर्थिक विकास, राष्ट्र निर्माण कभी भी नहीं हो पाएगा जब तक हम जातिगत भेदभाव को पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर जाति को खत्म नहीं करेंगे, अगर जाति का नेटवर्क बना रहेगा तो सिर्फ कुछ ऊंची जातियां जो होंगी वही सारे संसाधन पर काबिज रहेंगी। अगर उन्होंने सारे संसाधन पर कब्जा जमा लिया तो फिर दलितों और पिछड़ों का और बहुजनों का के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं रुकेगा। इसलिए आइए हम सब मिलके भारत में समता के लिए काम करें। वो समता आर्थिक होना चाहिए, वो समता सामाजिक होना चाहिए, वो समता जो हमारा एजुकेशनल होना चाहिए। और जो लोग भी ऊंची जाति या स्वर्ण समाज में जो लोग ये इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी एक यही अपील है कि ये लेक्चर स्वर्ण जाति के खिलाफ नहीं है बल्कि ये बराबरी की बात है। स्वर्ण जाति की जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उनको ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन स्वर्ण जाति के लोगों को भी समझना चाहिए कि उनको दलितों और पिछड़ों को भी हक देने के लिए उनका साथ आना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए कि जब परमात्मा ने कहिए या कहिए नेचर ने कहिए, अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं तो आप परमात्मा को कह सकते हैं, अगर धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप नेचर को कह सकते हैं। आप जो भी हैं, ऊंची जाति के लोगों से मेरा यही अपील है कि इंसान जो है वो सब माँ की कोख से सब बराबर पैदा होता है, लेकिन सामाजिक तौर पे हम उसे ऊपर और नीचे
अगड़ा और पिछड़े और दलित और आदिवासी के तौर पे हम उसे बांट देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो भारत को कमज़ोर करती है। इसलिए सवर्ण जाति के लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो भेदभाव वो कर रहे हैं इतने सालों से, उनको बंद करना चाहिए। उन्हें भी इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि जाति के आधार पर उनको बहुत फ़ायदे मिलते हैं और जाति की वजह से दलितों को और बहुजनों को और मुसलमानों को बहुत सारे नुकसान भी मिलते हैं। तो ये जो गैर बराबरी जो है, ये जो है असमानता का जो माहौल है, इसको ख़त्म किया जाए और हम लोग मिलके एक साथ मिलके एक भारत को बेहतर समाज बनाने के लिए काम करें। और इसी पूरे मकसद के साथ, इसी पूरे स्पिरिट के साथ मैंने आज का अपना एक लेक्चर आप लोगों को दिया है। इसमें किसी भी समाज के प्रति कोई द्वेष या कोई नफरत की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरा या आप सबका इतना ही ये मतलब अपील है कि भाई जो समाज जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दोनों मिलना चाहिए, तभी भारत मजबूत हो पाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर भारत एक खूबसूरत क्या कहें, अगर बाग मान लीजिए और उसमें सिर्फ एक ही तरह के फूल खिलेंगे और बाकी तरह के फूल जो होंगे, पौधे जो होंगे, उसको पानी और खाद के बगैर अगर उसको सूखने के लिए धकेल दिया जाएगा तो बाग भी एक दिन उजड़ जाएगा। आइए इसी स्पिरिट के साथ हम लोग मिल के काम करें और जो बहुजन समाज हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के स्पिरिट के साथ हम लोग काम करें। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दोस्त का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। आप सब लोगों को जय भीम,